हेलो बच्चों, आइए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भविष्य काल में शुरू होने वाले कार्य के लिए होता है। इसमें कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, सकारात्मक वाक्य जो इस टेंस के हैं वो इस प्रकार हैं। मैं आऊँगा, हम आएंगे, तू आएगा, तुम आओगे, वह आएगा, वह आएगी, वे आएंगे, मैं आज वहाँ जाऊँगा, प्रमोद हमारे साथ जाएगा, तुम फुटबॉल खेलोगे, कल मौसम सूखा रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं सभी वाक्यों में किसी कार्य के होने की बात हो रही है, लेकिन वह कार्य भविष्य में होने वाला है। दूसरी चीज़ ये कि सभी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये अवश्य आया हुआ है। जितने भी वाक्य हैं सब में गा, गी, गे इत्यादि आया हुआ है। तो यह इस टेंस के वाक्यों की पहचान है कि इनमें भविष्य में कार्य होने की बात कही जाती है और वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है। आइए अब देखते हैं कि इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं। तो इस टेंस के वाक्यों में कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल या शैल लगाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि आई और वी यदि कर्ता है तो उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्ता यू, ही, शी, इट तथा दे इत्यादि है तो उसके साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। विल या शैल के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए उदाहरण में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अनुवाद किया गया है। जैसे कि यहाँ पे है मैं आऊँगा, तो इसका अनुवाद किया गया है आई शैल कम। तो आई के साथ शैल आया है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हम आएंगे, तो यहाँ पर अनुवाद हुआ है वी शैल कम। वी के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं सामान्य स्थितियों में। अगला उदाहरण है तू आएगा, तो यहाँ पर जो है तू की अंग्रेजी दाऊ लिखी गई है। तू की अंग्रेजी दाऊ होती है, तो यहाँ पे अनुवाद हो जाएगा दाऊ विल्ट कम। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि दाऊ शब्द का प्रयोग अब लगभग नहीं होता है, और यदि होता भी है तो दाऊ के साथ विल की जगह पे विल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अनुवाद हो जाएगा दाऊ विल्ट कम। अगला उदाहरण है तुम आओगे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा यू विल कम। तो यहाँ देखिए यू के साथ विल आया है और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य है वह आएगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही विल कम। अगला वाक्य है वह आएगी, तो इसका अनुवाद हो जाएगा शी विल कम। अगला वाक्य है वे आएंगे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा दे विल कम। अगला वाक्य है मैं आज वहाँ जाऊँगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई शैल गो देयर टुडे। अगला वाक्य लेते हैं प्रमोद हमारे साथ जाएगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा प्रमोद विल गो विथ अस। या फिर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं प्रमोद विल एकम्पनी विथ अस। अगला वाक्य देखते हैं तुम फुटबॉल खेलोगे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा यू विल प्ले फुटबॉल। अगला वाक्य है कल मौसम सूखा रहेगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा द वेदर विल बी ड्राई टुमारो। कल मौसम सूखा रहेगा। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का अनुवाद किया जाता है। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें दृढ़ता प्रकट की जाती है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखें मैं इसे अवश्य करूँगा, तो इसमें जो है काम की दृढ़ता प्रकट हो रही है। अगला है वह इसे अवश्य करेगा। अगला है मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें कि
अवश्य करने वाली बात हो यानी दृढ़ता प्रकट हो तो वहाँ पर नियम में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। सामान्य वाक्यों में आई के साथ शैल आता है, लेकिन दृढ़ता प्रकट करने वाले वाक्यों में आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार ही, सी, यू, दे आदि के साथ सामान्य वाक्यों में विल का प्रयोग होता है, लेकिन दृढ़ता प्रकट करने वाले वाक्यों में ही, सी, यू, दे आदि के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो आइए उदाहरण में देखते हैं। मैं इसे अवश्य करूँगा, तो सामान्य वाक्य में जो है ये हो जाता आई शैल डू इट, लेकिन यहाँ पे दृढ़ता प्रकट की गई है तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई विल डू इट। इसी प्रकार दूसरा है वह इसे अवश्य करेगा, तो इसका हो जाएगा ही शैल डू इट। और सामान्य वाक्य में अगर रहता तो यह हो जाता ही विल डू इट, लेकिन चूँकि यहाँ दृढ़ता प्रकट की जा रही है तो यह हो जाएगा ही शैल डू इट। यहाँ पर विल की जगह पे शैल लगाया गया है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई विल हेल्प यू। यहाँ पर विल लगाया गया है, जबकि यदि सामान्य वाक्य रहता तो होता आई शैल हेल्प यू, लेकिन चूँकि वाक्य में दृढ़ता प्रकट की गई है कि मैं उसकी सहायता अवश्य करूँगा, तो यहाँ पर शैल के स्थान पे विल लगाया गया है, तो अनुवाद हो गया आई विल हेल्प हिम। इसी प्रकार से अगला है हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा वी विल हेल्प यू। और सामान्य अगर रहता तो सामान्य वाक्य में होता वी शैल हेल्प यू, यानी विल की जगह पे शैल यहाँ लगता, लेकिन चूँकि दृढ़ता प्रकट की गई है इसलिए शैल की जगह पे यहाँ विल लगाया गया है, तो अनुवाद हो गया वी विल हेल्प यू। इसी प्रकार से अगला है तुम मेरे कमरे में पुनः नहीं घुसोगे। यहाँ पे दृढ़तापूर्वक कहा गया है, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन। सामान्य स्थिति में यहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता और लिखा जाता यू विल नॉट इंटर माई रूम अगेन, लेकिन दृढ़ता के साथ ये बात कही गई है तो यहाँ पे हो गया यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन। इसी प्रकार अगला है उसे कमरा साफ करना होगा, दृढ़तापूर्वक कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही शैल क्लीन द रूम। यहाँ पे अगर सामान्य स्थिति होती तो कहा होता ये ही विल क्लीन द रूम, लेकिन दृढ़तापूर्वक कहने के कारण विल की जगह पे यहाँ पे शैल का प्रयोग किया गया है, तो यह हो गया ही शैल क्लीन द रूम। तो इस प्रकार से दृढ़ता प्रकट करने वाले वाक्यों में थोड़ा सा बदलाव करके बनाते हैं। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद देखते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं शाम को नहीं खेलूँगा, तो इसका हो जाएगा आई शैल नॉट प्ले इन द इवनिंग। अगला है वह आपकी सहायता नहीं करेगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही विल नॉट हेल्प यू। अगला उदाहरण है तुम शाम को यहाँ नहीं आओगे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा यू विल नॉट कम हियर इन द इवनिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वाक्य हैं उसमें शैल या फिर विल के बाद नॉट लगाया गया है। यहाँ पर देखिए शैल नॉट, यहाँ पे विल नॉट। तो नकारात्मक बनाने के लिए सामान्य वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद नॉट लगा देते हैं तो नकारात्मक वाक्य बन जाता है। आइए अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद देखते हैं कैसे करते हैं। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला है क्या मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा, तो इसका अनुवाद हुआ है शैल आई गो टू द टेम्पल डेली। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें क्या शब्द पहले आता है तो उसमें विल या शैल पहले लगा देते हैं। सेंटेंस में जो भी विल या शैल उपयुक्त हो तो वह जो है पहले लगा देते हैं, इसके बाद कर्ता, इसके बाद क्रिया और बाकी चीज़ें इसके बाद ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊँगा, तो हो गया अनुवाद शैल आई गो टू द टेम्पल डेली। इसी प्रकार अगला उदाहरण है क्या वह आज शहर नहीं जाएगा, तो इसका अनुवाद करेंगे विल ही नॉट गो टू द सिटी टुडे। तो यहाँ भी देखिए क्या से शुरू हुआ है यह वाक्य,
तो यहाँ पे विल सबसे पहले लगा दिया गया है, इसके पश्चात कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट, चूँकि नकारात्मक है तो नॉट लगा दिया गया है, जाने की क्रिया गो यानी कि वर्ब लिखा गया है, और इसके बाद जो है अन्य चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, क्या वह आज शहर नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू द सिटी टुडे। अब अगला उदाहरण देखते हैं, आप मेरी प्रतीक्षा कहाँ करोगे। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है, जैसे यहाँ पर कहाँ शब्द बीच में आया है, तो इस प्रकार के वाक्यों के अनुवाद में क्या करते हैं कि जो प्रश्नसूचक शब्द है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी वेयर सबसे पहले लिखी गई है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले वाक्य की तरह ही अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वेयर विल यू वेट फॉर मी, आप मेरी प्रतीक्षा कहाँ करेंगे। तो ये हो गया, आप मेरी प्रतीक्षा कहाँ करोगे, तो हो गया वेयर विल यू वेट फॉर मी। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नसूचक वाक्यों का अनुवाद करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में एक वाक्य आया था, तू आएगा, जिसका अनुवाद हुआ था दाउ विल्ट कम। तो यहाँ दाउ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आइए थोड़ा दाउ शब्द के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए यह शब्द है THOU दाउ, जिसका मतलब होता है तू या तुम। सामान्यतः इसका मतलब तू होता है। तो यह शब्द बहुत पुराना है और यह पुराने समय में यूज़ होता था, लेकिन अब इस समय इसका प्रचलन बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तो यह शब्द जो है पर्सनल प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और इसका प्रयोग आजकल लगभग नहीं के बराबर होता है। और यदि इसका प्रयोग होता भी है तो कुछ बदलाव इसके साथ होते हैं, जैसे कि यदि वाक्य में डज शब्द आया हुआ है इसके साथ, तो डज न लिख करके डज के स्थान पे डोस्ट लिखते हैं, DOST डोस्ट। और यदि वाक्य में हैज शब्द आया हुआ है और दाउ यूज होता है, तो हैज के स्थान पे दाउ के साथ HAST हैस्ट लिखते हैं। यदि वाक्य में विल शब्द आया हुआ है तो दाउ के साथ जो है विल न लिख करके इसके जगह पे WILT विल्ट लिखते हैं। यदि वाक्य में दाउ के साथ शैल शब्द लगना है तो वाक्य में शैल के स्थान पर दाउ के साथ SHALT शैल्ट लिखते हैं। तो इस तरह से यदि दाउ शब्द का प्रयोग होता है तो ये परिवर्तन करते हैं।